लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ बताया था कि अगर मेरा पार्टिकल चार्ज हुआ या अगर मेरा पार्टिकल चार्ज नहीं हुआ तो हाउ कैन यू कैलकुलेट अ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो एक्चुअली बात इस बात की चल रही थी कि मैटर वेव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके मैटर वेव्स का तो सिंपली क्या है कि मैटर वेव्स वो वेव्स होते हैं जो कि आप बोलोगे कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटायरली डिफरेंट होते हैं, पहली चीज। और मैं ये कहना चाहूँगी ये जो मैटर वेव्स होते हैं ना, कोई पार्टिकल मूव कर सी एकदम करेक्टली आप इस डेफिनेशन को मत समझना, बट आई एम सेइंग द कंसिक्वेंसेस कि मैटर वेव्स एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उससे एसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं इस बात पे कि वो न्यूट्रल है या वो चार्ज है। ठीक, अब मैटर वेव्स की स्पीड जो है या उसका मोमेंटम जो है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है कि आप ये जो बोल सकता है कि इस मैटर वेव्स का या ये डुअल नेचर का जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको कहाँ मिलेगी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम इस चीज़ को देखते हैं, वो इसी का ही फिनोमिना आप बोल सकते हो है। ठीक है, और इवन जो बच्चे एमएससी फिजिक्स से करते हैं या आप ये लेते हो कि अगर आप बीएससी ऑनर्स ले रहे हो बीएचयू से और आपने ऑप्ट किया है एग्जॉटिक मटेरियल जिसमें आपके नैनो पार्टिकल्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो उनको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। आई आई नो बिकॉज आई हैव डन दिस थिंग। तो और ये जो आप एक और पढ़ते हो क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट जिसमें आपके एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया जाता है, ये आप भी जो देखते हो ये भी आपका इसी का ही मैटर वेव्स का ही प्रॉपर्टीज है और आप इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही यूज करोगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वांटाइजेशन रूल्स ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हम लोग टोटली कंसर्न्ड है आपके किस पे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, सो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेवलेंथ इतना। अब कितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कि वो हमें इस एक जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा वो उसकी वेवलेंथ 0.4 होगी। क्लियर, तो हम लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन वाला यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे कि फॉर एन सो अब देखो जब ये पॉइंट आ गया है कि क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वेवलेंथ पुट करेगा, तो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू जब 0.4 एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि इसका लैम्डा इज इक्वल H/2 MeV कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू H/2 MeV का अंडर रूट हो जाएगा। तो H हम जानते हैं और ये देखो क्लास क्लास में जो फॉर्मूला था वहाँ पे हमने बताया था 12.27 होता है। लैम्डा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट ऑफ V और ये तुम्हारा एमस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। तो हम इधर 0.4 लिख देंगे क्योंकि 0.4 एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, 12.27 अंडर रूट ऑफ V। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है हमारा अंडर रूट ऑफ V इज इक्वल टू 3.675। इसको नीचे ला दो तो V तुम्हारा निकल जाएगा समथिंग 496 वोल्ट के अराउंड। क्लियर है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव द सेम वेव डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, विच वन हैज़ द हायर काइनेटिक। अब दोनों के पास सेम आपका डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है तो सब काइनेटिक एनर्जी किसकी हायर होगी। अब देखो जब दोनों की डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा अपॉन पी या मोमेंटम या H/mv यही होती है। तो एक का जब लिखोगे तो दूसरे का भी वही लिखोगे, लेकिन दोनों का बोल दिया गया कि डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो है दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। मैंने क्या कहने का मतलब है कि E1 अपॉन मान लो HC बाई लैम्डा ये कांस्टेंट है, ये अलग चीज़ है।
अब मैं क्या कह रही हूँ कि मान लेते हैं लैम्डा जो है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है, ठीक है, एक फोटोन की और एक आपके उसके इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन ही दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और फोटोन दिया हुआ है, पहली चीज। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मास m है और उसकी वेलोसिटी जो v है, ठीक है, मान लेते हैं कि L जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दोनों की वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, ठीक। फिर मैंने बोला m और v जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, उसके अपने खुद के मीनिंग है। अब फोटोन क्योंकि है 0 रेस्ट मास पर है, ठीक है, तो जो फोटोन की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो क्योंकि वेवलेंथ दोनों का सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो E इज इक्वल टू, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर आपका जो लैम्डा है वो एच अपॉन एम वी कर सकते हैं, एच अपॉन एम वी कर सकते हैं ना। तो हम लैम्डा की जगह पे इसको पुट कर देंगे, लैम्डा की जगह इसको पुट कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा एच सी अपॉन एच अपॉन एम वी, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब E1 जो हो जाएगा एम वी सी हो जाएगा, ठीक है। अब E2 के काइनेटिक एनर्जी जो है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सी यहाँ पर क्यों लिया, मैंने सी यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जो फोटोन है, फोटोन की जो आपका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, सी होता है, सी होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगी फॉर, ये आपके इलेक्ट्रॉन, ये आपके फोटोन के लिए है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सी लिख दिया है। अब E2 अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लूँ, E2 अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लूँ, इज इक्वल टू आपका 1/2 mv² इज इक्वल टू mv, और यहाँ पे v/2 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी कि c जो है हमेशा ग्रेटर है v/2 के, तो हम कह सकते हैं कि c इज ग्रेटर देन v/v, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनर्जी E1 होगा वो ग्रेटर देन होगा एनर्जी E2 की, यानी कि आपकी जो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लैम्डा जो है हमने बोल दिया कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। अगर मान लो m और v जो है वेलोसिटी और मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा, एच अपॉन एम वी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ कि फोटोन रेस्ट मास 0 है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, टोटली काइनेटिक हो जाएगा उसका नेचर, क्योंकि रेस्ट मास उसका 0 होता है। अब वेवलेंथ बोला है कि फोटोन का सेम है इलेक्ट्रॉन से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा, यही तो होगी, एच सी अपॉन लैम्डा होगी, ठीक है। और जब ये एच सी अपॉन लैम्डा होगी, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि एच सी अपॉन एच अपॉन एम वी हो जाएगा, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ई इज वन जो है वो एम वी सी हो जाएगा, एम वी सी हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया है यहाँ पे, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर, ठीक है। यानी अब फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, मास न्यूट्रॉन की दी हुई है, क्या बोला है, स्पेक्ट्रल लाइन का एमिशन है सोडियम का दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्या करना है, लैम्डा हमें दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, यानी कि 589 इंटू 10⁻⁻19 मीटर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल अगर मैं बोलूँ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल अगर मैं बात करूँ, तो क्या हो जाता है बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू आपका एच अपॉन 2m हो जाएगा अंडर रूट में, क्लियर। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाता है, इज इक्वल टू आपका ई के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है,
ठीक है, इसलिए मैंने ये कवायद की। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻, आपका क्या होता है 27 kg। तो ये सारी मिलावट इसमें पुट करो, देखो क्या निकलता है। E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 589 इंटू 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है मैंने, अच्छा सॉरी यहाँ पे 31 लिखना। ठीक है, ये हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली देख लेना रिजल्ट इसका कुछ आएगा आपका 10⁻⁻25 के रेंज में, 10⁻⁻25 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, जूल। ओके, आगे बढ़े। अब देखो न्यूट्रॉन के बारे में क्या कहा है कि अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉगलीज, अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की सेम है, मतलब लैम्डा भी आपका क्या हो जाएगा 589 इंटू 10⁻�9 मीटर का। लेकिन न्यूट्रॉन का मास क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h² / 2m लैम्डा स्क्वायर। तो इज इक्वल टू लिख दो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा बताओ 27 इंटू 589 इंटू 10⁻, तुम्हारा -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा कुछ किस रेंज में आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻, समथिंग इंटू 10⁻-28 के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी अ न्यूट्रॉन विल एसोसिएटेड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ भी इतना, मतलब काइनेटिक एनर्जी पता करनी है जिसमें कि न्यूट्रॉन जो है उसका डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इतना होगा। और दूसरा बोला फाइंड द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतना, इतने टेम्परेचर पर द मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना, के की वैल्यू दी हुई है। एक में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एक में आपको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालनी है। पहला वाला जो न्यूट्रॉन है, दूसरा वाला भी थर्मल न्यूट्रॉन है, उसका सारा टेम्परेचर वगैरह एनर्जी वगैरह दिया हुआ है। क्लियर, बस फॉर्मूले में बैठाना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या है, पहला वाला देखते हैं जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो लैम्डा क्या है आपका 1.40 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ना, एमस्ट्रॉन्ग है। तो 1.40 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है ये आपका लैम्डा। क्लियर, मास कितनी है 1.66 इंटू 10⁻-27 kg। तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगी, ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा h² / 2m लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, लिख दो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.66 10⁻-27 इंटू 1.40 इंटू 10⁻-10 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा कुछ 10⁻-21 जूल के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे कुछ होगा वैल्यू, वो कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, दूसरा पार्ट ये आपके थर्मल न्यूट्रॉन का दिया हुआ है जिसमें कि वो बोला है कि डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ही फाइंड करनी है। तो के क्या दिया हुआ है, के होता है आपका 1.38 इंटू 10⁻-23 जूल पर केजी। टेम्परेचर इसने दिया हुआ है कि 300 केल्विन। अब देखो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन उसने वैसे तो दे रखा है, आप बोलोगे कि E इज इक्वल टू 3/2 kT दिया हुआ है। ठीक है, तो 3/2 kT दिया हुआ है, और के हम ये सारी चीज़ें पुट करेंगे तो 3/2 के तुम्हारा 38 इंटू 10⁻-23 और टी आप देख लो 300। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻-21
और लगभग आपके 6.2 लगभग आएगा -21 जूल। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब लैम्डा निकालना, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, H/2me, H/2me का होल स्क्वायर। तो ये लिख दो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई आपका 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.21 इंटू 10⁻⁻21 का अंडर रूट। ठीक है, कुछ आएगा ये आपके 10 यहाँ पे कुछ होगा मल्टीप्लाई बाई ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि आपके एमस्ट्रॉन्ग के रेंज में आएगा कुछ वैल्यू इसके। क्लियर है, मल्टीप्लाई अच्छे से करना, आ जाएगा आंसर, डोंट वरी। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज इतना 50 किलो वोल्ट के द्वारा उसको एक्सेलरेट किया जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। डिटरमाइन द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। इफ अदर फैक्टर्स आर टेकन टू बी रफली द सेम, हाउ डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपेयर विद एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इन द येलो लाइट। लाइट कौन सी है, येलो कलर की है। हमें क्या कंपेयर करना है, रिजॉल्विंग पावर कंपेयर करना है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हमारा 50 किलो वी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ऑब्वियस सी बात है। तो E इज इक्वल टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं निकालो तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट मैं ये कहूँगी कि देखो जब ये चीज़ आ गई तो हम लैम्डा जानते हैं कि लैम्डा हो जाएगा H/2me, इलेक्ट्रॉन के केस में H/2me। ठीक है, ये होगा। तो जब ये होगा और हम मास जानते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻20, सॉरी -15 है ना। ठीक है, इसका अंडर। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और ये आ जाएगा 1.207 इंटू 10⁻⁻22, लगभग ये आपका आएगा 10⁻⁻12 मीटर के। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब रिजॉल्विंग पावर क्या बोलेंगे कि रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से। ठीक है, तो क्योंकि वेवलेंथ येलो लाइट है और येलो लाइट देखो कभी कभी ना मैं एग्जाम में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो विबग्योर है यानी कि जो आपका पूरा का पूरा जो कलर रेंज है, ठीक है, जो कलर रेंज है उस कलर रेंज को याद करके जाओ, आपको हेल्प ही मिलेगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन के लैम्डा से। ठीक है, अब येलो लाइट का जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा 5990 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 10⁻⁻7 मीटर के हैं, लगभग ये आपका 5.99 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के हैं। क्लियर, अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर है ना वो 10⁵ टाइम्स लार्जर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो आपके 10⁵ टाइम्स है किसके, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। कौन सी पावर,
रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, पावर रिजॉल्विंग लिख देती हूँ। ओके है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिटरमाइन द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, इतना टाइम से ज़्यादा होता है उसके। क्लियर है। तो निकालना क्या है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालनी है, निकालना क्या है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालनी है। तो हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लिखना है वो लिखते हैं। मान लो कि प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है, प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो आपकी v है। क्लियर। तो हम जान कर सकते हैं भैया कि हाफ mv² इज इक्वल टू m0c का स्क्वायर, या m² v² इज इक्वल टू 2m m0c²। ठीक है। और मैंने अगर बोल दिया कि m0 हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, रेस्ट मास, ठीक है। और ये कितना होता है लिख लेती हूँ, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और m जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, जो कि आपका क्या है 1837 टाइम्स m0 के है। ठीक है, टाइम्स m0 के, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक। तो इस फॉर्मूले से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो mv है वो हमारा 2m m0c का अंडर रूट है, 2m0 mc का अंडर रूट है। अब इसमें बैठाओ सारी चीज़ें, क्या बैठेंगी, 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 का अंडर रूट। ठीक है। और c² है ये, तो ये बाहर आके c हो जाएगा, तो इंटू 3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। तो ये आपका लगभग आएगा कुछ 1.6 इंटू 10⁻, आपके -20 kg मीटर पर सेकेंड। ओके। अब हमें ये कहना है कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ जो होती है आपकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा h/mv है। ठीक है, यानी कि 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 1.654 इंटू 10⁻20 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻14 मीटर। क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड रफली बाय डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ठीक है, चलो इफ वन इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस के हिसाब से हम जानते हैं, ठीक है, ऑफ एन एटम, व्हाट इज इट्स एनर्जी, compared this energy with the typical binding energy on a nucleus and hence argue why electron cannot reside in nucleus। देखो अगर आप बीएससी पढ़ते हो तो आपको ये पता होता है कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ जो है वो बता पाता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है आपके न्यूक्लियस के भीतर नहीं है, वो उसके चक्कर काट रहा है ऑर्बिट्स में। हमने बताया भी है, प्रूव भी किया है ये सारी चीज़ें, बट इट्स ओके। अगर आप 12th पास आउट हो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, जस्ट जाओगे तब भी क्वांटम मैकेनिक्स आएगा तो आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हो। पर इतना जान लो कि इसने बोला है कि जो किसी पार्टिकल जो है कहाँ तक वो लोकलाइज्ड हो रहा है, कहाँ तक वो एसोसिएटेड है, वो उसके डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप न्यूक्लियस के थ्रू भी बता सकते हो, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम बोला है इसमें, और ये साइज ऑफ एटम 10⁻⁻14 मीटर दिया हुआ है रफली बाय डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ये देखो
क्लियर है, साइज ऑफ एटम भी दिया हुआ है। अब मैं क्या कहूँगी कि उसका जो करस्पॉन्डिंग टू जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी प्रोसेस होगा, मतलब इसी के अकॉर्डिंग, अगर अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन पोजेसेस एनर्जी एनर्जी क्या एनर्जी पोजेस करे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा, एच सी बाई लैमडा यानी कि 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन तुम्हारा लैमडा दिया हुआ है 10⁻14, ठीक है, -14। तो कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करो 1.986 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है, ये हो जाएगी एनर्जी। लेकिन जब हमें इसको चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हो, डिवाइड कर दो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यानी कि आपके ई से। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1.986 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये लगभग आ जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है, कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कर लेना इसको सॉल्व, कुछ नहीं। तो इसमें मैं ये कहूँगी अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास 124 लगभग आएगा, ये आपका 1.9 और 1.6 124 लगभग आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये लगभग 124 अगर आ रहा है और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी एनर्जी है, और ये न्यूक्लियस के भीतर स्टे नहीं कर पाएगा, क्योंकि कूलम फोर्स जो है इतनी हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी नहीं सस्टेन कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियस बाहर रहता है आपके उसके, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिकली प्रूव होती है, डोंट वरी। ये आपका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, उस प्रिंसिपल से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the ratio of the de Broglie's wavelength of the molecules of hydrogen and helium which are temperatures इतना। अब देखो, जब भी जैसे ही ये टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, सबको कन्वर्ट कर दो इसमें केल्विन में 273 प्लस करके, पहली चीज़। अब देखो इस क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, पर ऐसे क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, चाहे आप जेई का करो, चाहे आप सीयूईटी का करो, चाहे आप जैम का करो, जेस्ट वेस्ट का करो, ये भीतर से पूछते हैं। और इवन आप जो BHU वगैरह के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इवन वो कई जगह पे जो है वहाँ पे MSc में पूछ लेते हैं कि बच्चे को पता है कि नहीं BSc का मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना रहा ना। तो अगर मैं ये बोलूँ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप बोलो तो ये हो जाएगा H/mv, ये तो हम जानते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैं ये कह रही हूँ रेशियो डी ब्रॉगली मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हीलियम, अब बोलोगे कि भैया दोनों का RMS वेलोसिटी क्या है, RMS वेलोसिटी वेलोसिटी यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, याद रखना। तो गैस पार्टिकल का, ये तो गैस पार्टिकल्स ही हैं, गैस पार्टिकल्स ही हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, इसके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 mv² इजिकल टू 3/2 kT, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि v इजिकल टू आपका 3 kT/m का अंडर रूट, 3 kT/अंडर रूट, ठीक है। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। तो जब इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा कि mv जो होगा वो आपका 3 mkT हो जाएगा अंडर रूट में, और इसी mv को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो लैम्डा हाइड्रोजन है और लैम्डा हीलियम है, ठीक है, लैम्डा हाइड्रोजन है और लैम्डा हीलियम है, उसका एक रेशियो आएगा जो कि MHE/THE डिवाइडेड बाई MHTH, देखो करके, ठीक है। तो ये आपका 4 इंटू 273 प्लस चेंज करो, इसको चेंज करना है यार, ये आपका 2 इंटू 273 प्लस 27, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 8/3, लगभग आ जाएगा आपका 8/3 का अंडर रूट, क्लियर है ना।
ओके, कर लोगे इस सबको। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे, जैसे कि जो एक्सपेरिमेंट्स हमें मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, सीयूटी का एग्जाम ले लो, आप जेई वगैरह के ले लो, आप आरपीएससी वगैरह के ले लो, फर्स्ट ग्रेड का, किसी भी पीजीटी का ले लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन में, घुमा घुमा के पूछेंगे ग्राफ्स को। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्लास में, वैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस करेंगे, पर इसके बेस जो क्वेश्चंस आते हैं, शायद कंसेप्चुअल आ जाए या न्यूमेरिकल्स आ जाए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।